अस्सलामुअलैकुम, मैं अरीवाली स्टेट सेफ मार्केटिंग से। आज हम स्टेट सेफ मार्केटिंग के कुछ विजन्स, कुछ गोल्स और उसी के साथ साथ 10 साल सफर के बानी यानी स्टेट सेफ मार्केटिंग के सीईओ जनाब साकिब मिन्हास लिल्लाह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं, शुक्रिया तो एक्चुअली आप लोगों का बनता है जिन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया। नहीं तो नॉर्मली आप देखें, आप जुनेद, शाहबाज और वामिक वीडियोस में लगे रहते हो, हमें कौन पूछता है। चलिए, आपका शुक्रिया, आज आपने इनवाइट कर लिया। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप सेहत के बारे में बताएं, आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा, सेहत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। सेहत पे तो कंप्रोमाइज़ मैं किसी किस्म का नहीं करता। सेहत का तो बड़ा ख्याल रखता हूँ और हर बंदे को रखना भी चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, माशाल्लाह से आपने काफ़ी वेट भी लूज़ किया है, वो तो नज़र आ ही रहा है। एक्चुअली अरीबा वाकई वेट काफ़ी लूज़ किया मैंने। उसकी वजह यह है, ये जो रमज़ान गुजरा है ना, इसमें पराठे, दही और मक्खन पत्नी क्या क्या खाता रहा हूँ और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तकरीबन 110 चला गया था। तो अब जैसे ही रमज़ान गुजरा है तो 1 महीना 1.5 महीना हो गया मुझे, तकरीबन 20 किलो तक मैंने कम कर लिया और मज़ीद अभी 10 केजी और मैंने इसको कम करना है। Oh my God! अच्छा सर, ये तो हो गई आपकी वेट लूज की जर्नी। चलते हैं कुछ आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में बात करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी बिल्कुल अरीबा, बिज़नेस जर्नी के बारे में आप जो चाहे पूछें, और पूछना ज़रूरी भी है ताकि ये हमारी जो यूथ है इसको कुछ मोटिवेशन मिल सके। और मोटिवेशन जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस कब और कैसे शुरू किया? इसलिए अरीबा, रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में मैं काफ़ी लेट हो गया था इस बिज़नेस में आने में। एक्चुअली मैं पहले शुरू में स्टार्ट में कुछ और बिज़नेस कर रहा था, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी था, वीज़ा का भी काम था, ये मिनरल वाटर का ये काम कर रहा था। तो रियल एस्टेट में एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बाई चॉइस नहीं आया, मैं बाई चांस आया हूं। और बाई चांस भी इस तरह आया हूं कि मेरे अपने साथ रियल एस्टेट में फ्रॉड हुआ था कि 2 प्लाट मैंने चक्री रोड पे इस्लामाबाद में बुक करवाए थे 2012-13 में तकरीबन। तो उस वक्त चक्री रोड पे कुछ नहीं था, आजकल तो बहुत कुछ है, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, पत्नी और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ है। उस वक्त कुछ नहीं था। एक सोसाइटी उस वक्त लॉन्च हुई थी, ग्रीन टाउन या ग्रीन सिटी। वहाँ पे 2 प्लाट मैंने बुक करवाए थे, तो वो कुछ ही मंथ में सोसाइटी वहाँ से भाग गई। तो बस अब वो थोड़ा सा ये था कि इतना काम मैं सीख लूँ रियल एस्टेट का कि कम से कम फ्रॉड ना हो सके। तो वो सीखने के चक्कर में जब इसमें मैं आया, जब सीख लिया तो फिर बाकी सारे बिजनेस वाइड अप कर दिए और रियल एस्टेट को लेके चला। ये तकरीबन जो एक सफ़र मेरा शुरू हुआ था 2013 से शुरू हुआ था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल मुझे रियल एस्टेट से जुड़े हुए हो गए। अच्छा सर, रियल एस्टेट के बिजनेस को स्टार्ट करने में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? लिटरली मिस अरीबा, अगर मैं आपको बताऊं तो ना आप यकीन करेंगी, ना हमारे नाजरीन यकीन करेंगे कि रियल एस्टेट के बिज़नेस में मैं जब आया था तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आया था। स्टार्ट में 2013 में जब मैं आया हूं तो मैंने सिर्फ कमीशन पे काम स्टार्ट किया था, क्योंकि सीख भी रहा था और साथ में अपने क्लाइंट वगैरह डील करके, तो कमीशन, जस्ट कमीशन पे। और कमीशन उस वक्त हमें मिलता था सिर्फ 2000 रुपया पर प्लाट। अगर कोई प्लाट हमारे रेफरेंस सेल हो रहा है तो सिर्फ 2000। अच्छा, प्लाट भी उस वक्त सस्ते होते थे, 40-40 हज़ार का प्लाट होता था या 60 हज़ार का, 4000 डाउन पेमेंट और 2000 कुछ महीना किस्त, इस तरह उस टाइम चलता था। तो जब मैंने अपनी कंपनी ये स्टेट सेफ मार्केटिंग लॉन्च की थी तो कुल इन्वेस्टमेंट मेरे पास टोटली 3 लाख रुपया थी। 3 लाख से इसका मैंने स्टार्ट लिया था स्टेट सेफ मार्केटिंग का। सर, 3 लाख से स्टार्ट लिया था? यकीन नहीं हो रहा। तो इस वक्त कंपनी की क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल मिस अरीबा, 3 लाख से स्टार्ट किया था। एक्चुअली पहले स्टार्ट में मैं एक और ग्रुप के साथ काम कर रहा था, लेकिन फिर एक स्टेज पे आके उस ग्रुप को किसी वजह से मुझे लीव करना पड़ा और अलग कंपनी मैंने अपनी ये स्टार्ट की, स्टेट सेफ मार्केटिंग। और स्टार्ट में तो सिर्फ एक चेयर और एक टेबल रख के मैं बैठा था, और वो भी सेकंड हैंड मैंने परचेज़ किए थे, और 2 आई थिंक सोफे थे। बस उसी तरह मेहनत करते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप पोजीशन देखती हैं तो आज तो एक पूरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गया है, स्टेट सेफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसके तहत स्टेट सेफ मार्केटिंग, स्टेट सेफ कंस्ट्रक्शन, स्टेट सेफ इंटीरियर डिज़ाइंस, इसके अलावा स्टेट सेफ कंक्रीट, तो स्टेट सेफ इंजीनियरिंग, ये सारी कंपनियां काम कर रही हैं। और इनका अगर कैपिटल देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब क्रॉस कर चुका है, जो हमारा अपना एसेट मार्केट में है, अपना कैपिटल है इन कंपनीज़ का, तो 1 अरब से ज़्यादा जा चुका है।
माशाल्लाह माशाल्लाह सर, अल्लाह पाक स्टेट सेफ मार्केटिंग को मजीद तरक्कियां अता फरमाए। सर यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई वजीफा? नहीं नहीं, ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट मार्केट को टच कर लें, 90% आपको फ्रॉडिये मिलेंगे, डॉजेस मिलेंगे, सब्ज़ बाग दिखाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू से एक ही मार्टो रखा है कि ईमानदारी से काम करना है और जो चीज़ हमने कहनी है वो चीज़ डिलीवर करनी है। इवन कि अगर आप मार्केट उठा के देखें, एक मार्केटिंग कंपनी बैठी है, कोई भी प्रोजेक्ट उनको ऑफ़र करता है कि हमारी मार्केटिंग ले लो, तो वो भाग के ले लेते हैं। अच्छा, उसमें फिर मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखाया जाता है, कमीशन ज़्यादा दिखाए जाते हैं। लेकिन हम काम ज़रा अलग अंदाज से करते हैं। अगर हमें कमीशन कम भी मिल रहा है, प्रॉफिट कम भी मिल रहा है, पहले हम उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी और ज़मीन के हवाले से भी। मेन लैंड के अंदर इश्यूज़ होते हैं जो बाद में आपके कोर्ट्स तक चले जाते हैं, लैंड लॉर्ड लेके चले जाते हैं, उनके आपस के झगड़े होते हैं। तो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद हम उस प्रोजेक्ट की डीलरशिप लेते हैं और उस पर काम करते हैं। तो बस यही वजीफ़ा है हमारा, और तो इसके अलावा कोई वजीफ़ा नहीं है। माशाल्लाह से सर, मार्केट में आपका काफ़ी नाम है और उसकी वजह भी यही है। अच्छा सर, मैं चलती हूँ अपने अगले सवाल की तरफ कि आपने मार्केट के उतार चढ़ाव और मुआशी बहरान को कैसे हैंडल किया? जी बिल्कुल मिस रीबा, देखें रियल एस्टेट फील्ड में ना उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ, दूसरी बार ये डाउनफॉल चल रहा है, रियल एस्टेट का डाउन जा रही है। और एक्चुअली इसके कंपटीटर भी कोई छोटे नहीं हैं। कंपटीटर भी इसके आप देख लें, स्टॉक एक्सचेंज है, बैंकिंग सेक्टर है, उसके अलावा गोल्ड है। आज़ाद चाय वाले की बातें सुने तो वो तो एक अलग चीज़ कहता है, लेकिन रियल एस्टेट एक किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। और इसी तरह फिर कंपटीटर भी इसके हैवी हैं। इस वक्त भी आप अगर बैंक्स को देखें तो 22% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं। जब बैंक 22% तक इंटरेस्ट देना शुरू कर देता है तो रियल एस्टेट फिर उतना प्रॉफिट नहीं दे पाती, तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट डाउन गई होती है। लेकिन 2024 जो है वो इस रियल एस्टेट मार्केट के लिए बड़ा खुशाइन इंशाल्लाह साबित होगा और रियल एस्टेट बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएगी। हाँ, अब ये है कि ये 11 साल का या 10 साल का जो मेरे सफ़र है, इसमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अक्सर फिर ऐसा भी होता है कि आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, फाइल्स उठा लेते हैं, डीलरशिप ले लेते हैं, अब उसको सेल करने में टाइम गुजरता है, तो वो बड़ा उस दौरान बंदा क्राइसिस से गुजरता है। फिर दूसरी हिकमत अमली हमारी ये है कि अब नॉर्मली आप देखें किसी भी प्रोजेक्ट को, गुलमोहर सिटी को ले लें, 4 लाख डाउन पेमेंट है। कोई भी कंपनी मार्केट में या हेड ऑफिस खुद 4 लाख से कम डाउन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। वाइद स्टेट से मार्केटिंग ऐसी कंपनी है जो आपकी डाउन पेमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। 4 लाख नहीं है, 2 लाख है, अब 2 लाख दे दें, बाकी जो 2 लाख है उसके टाइम फ्रेम बना के हम दे देते हैं क्लाइंट की सहूलत के लिए। तो बस इसी चीज़ से हमारे क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई हैं और मुश्किल वक्त भी हमारा गुजर जाता है। अच्छा सर, ये तो ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी कामयाबी में तख्लीकी सलाहियतों का क्या किरदार है? देखिए अरीबा, किसी भी कारोबार को ग्रूम करने के लिए क्रिएटिविटी बड़ी ज़रूरी है। अब काफ़ी लोग जो हैं, जो बाप दादा से कारोबार चल रहा है उसी तरह लेके चलते रहते हैं, उसमें कोई इनोवेशन नहीं लाते, कोई जिद्दत नहीं लाते, और जब तक कोई इनोवेशन आती नहीं है उसमें, वो कारोबार ग्रूम नहीं कर सकता, वो उसी तरह ट्रेडिशनल वे से चलता जाता है। तो रियल एस्टेट भी एक ट्रेडिशनल वे से ही चल रही थी, जो एक रवायती तरीका था उसका। लेकिन हम जब इस फील्ड में आए हैं तो काफ़ी सारी इसके अंदर जिद्दत लेके आए हैं। जब एक आपका प्रिंट मीडिया का ज़माना था, प्रिंट मीडिया चल रहा होता था, तब हम सोशल मीडिया पे आ चुके थे, डिजिटल मार्केटिंग पे आ चुके थे। इसी तरह फिर लोग जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना शुरू हुए तो हम एक्सपो में चले गए और एक्सपो के अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिए। तो हर वक्त जो है ना, एक स्टेप हम आगे ही रहे हैं। तो वाकई क्रिएटिविटी का एक बड़ा रोल होता है और वो सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, हर बिजनेस में है। अच्छा सर, आप रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, ज़िंदगी में कोई शख्स भी अगर रिस्क लेना नहीं जानता तो वो कामयाब ही नहीं हो सकता। बल्कि मेरा तो एक रूल है कि जिस शख्स ने कोई रिस्क ना लिया हो, ज़िंदगी में कोई नुकसान ना किया हो, तो उसके साथ मैं हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि कारोबार ही ना करूं, क्योंकि वो बंदा बहुत ज़िंदगी में आपको आगे परेशान कर सकता है। तो रिस्क लेना बिज़नेस के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए।
ये नहीं कि अपनी पूरी आप जमा पूंजी पूरी इन्वेस्टमेंट रिस्क बेस पे लगा दें और एंड पे हाथ में कुछ ना रहे। कैलकुलेटेड एक तो रिस्क लें। दूसरा, अच्छा, रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपका नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ इस सूरत में है जब आप अंधाधुंध अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर वही इन्वेस्टमेंट अपनी आप सोच समझ के कर लें, सही तरीके से प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई करके कर लें, फिर भले आप रिस्क ले लें तो उसमें नुकसान होता नहीं है, लॉस किसी किस्म का होता नहीं है। अच्छा, फिर इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने रिस्क लेना है, आपको रिस्क मैनेज करना भी आना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज रिस्क आपने लिया किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट करके, वहाँ पे किसी सूरत लॉस हो जाता है तो उसको आपने मैनेज कैसे करना होता है। सिंपली अगर मैं बताऊँ आपको, अब स्टेट से मार्केटिंग भी कंपनी है, अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही होती है तो 60 to 70% इन्वेस्टमेंट इसकी अपनी होती है, 30 to 40% इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स की होती है। तो अगर वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है तो उसको आपने मैनेज कैसे करना है, अपने क्लाइंट्स को उस लॉस से बाहर कैसे लाना है, तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। उसमें फिर कैश फ्लो आ जाता है। जो शख्स, जो कारोबारी बंदा अपना कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर सकता, नहीं जानता, वो आई थिंक सक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा सर, इस फील्ड में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नए आने वाले लोग करते हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए? जी मिस रिबा, देखें, न्यू कमर्स जो गलतियां करते हैं, एक तो जो हमारी यूथ है ना, यंग जनरेशन, इनका गोल ही ज़रा अलग होते हैं। रातों रात इन्होंने करोड़पति बनना होता है, चाहे वो सही तरीका चूज़ कर रहे हैं या गलत तरीका चूज़ कर रहे हैं। इनके अंदर लालच हद से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें कोई भी प्रोजेक्ट है, उस पर ये काम अंधाधुंध शुरू कर देंगे, कोई वेरीफाई नहीं करेंगे, कोई उसको मतलब एनओसीज चेक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बस वहाँ से थोड़ा कमीशन ज़्यादा मिलता है, बस शुरू हो गए कि रातों रात हम करोड़पति इसमें बने और बस इन्वेस्टमेंट लोगों की करवाते जा रहे हैं। तो सबसे मेजर गलती तो ये है, सबसे पहले आप काम को अच्छी तरह सीखें, सीख के उस पर ग्रिप हासिल करें, उसके बाद आप काम अपना स्टार्ट करें, ताकि आपकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो। इस चीज़ से इनको बचना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है ना, ये इंसान को मरवा देता है। हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होती है। अच्छा, जहाँ तक मैंने मुस्तकिल मिजाजी की बात की है, तो वो देखिए, अगर रियल एस्टेट की फील्ड में एक बंदे ने रहना है तो उसमें ये है कि 6 महीने एक जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ के 3 महीने दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह पे 4 महीने काम करेंगे, तो इसको भी मुस्तकिल मिजाजी नहीं कहते। एक प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ गए हैं तो उसी प्लेटफॉर्म के साथ चलते जाएं। अगर उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के आप दूसरे पे जाते हैं तो ऑलरेडी आप वहाँ पे अपनी वर्थ ख़त्म करके जा रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में हर बंदा एक दूसरे को जानता होता है। ये तो फलां प्लेटफॉर्म से आया है, तो उस पर ना वो ट्रस्ट हो पा रहा होता है दूसरी कंपनी का, ना वो ट्रस्ट करते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, वो उस शख्स को हमेशा डाउन कर रही होती है। अच्छा, मुस्तकिल मिजाजी में फिर ये चीज़ आती है कि कम अज़ कम 3 साल आप उस फील्ड से मुस्तकिल जुड़े रहें। 3 साल का जो टाइम पीरियड है ना, वो ठीक ठाक आपको सिखा देता है। उसके बाद फिर आप काम अपना स्टार्ट करें। सर, आपने तो 3 साल बता दिए, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे बंदा जल्द से जल्द कामयाब हो सके? अच्छा, एक चीज़ होती है कामयाबी हासिल करना जस्ट वन टाइम, और एक चीज़ होती है कामयाब होकर उस कामयाबी को होल्ड करना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो वन टाइम कामयाब होते हैं, चाहे वो शॉर्टकट मार के भी होते हैं, जिस स्पीड से वो कामयाब होते हैं उसी स्पीड के साथ फिर वो नीचे भी आते हैं। और जब उस स्पीड के साथ नीचे आते हैं तो वो दोबारा फिर उठ नहीं सकते, दोबारा उठने की सकत नहीं रहती, क्योंकि वो अपना नाम उस शॉर्टकट तरीका जो भी अपना रहे होते हैं मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर अपना नाम ख़राब कर लेते हैं। तो जब भी कामयाबी आपने हासिल करनी है और लॉन्ग टर्म उसको लेके चलना है, तो फिर स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलें। एकदम से छलांगे ना लगाएं, नहीं तो वो छलांगे बड़ी ख़तरनाक हो जाती हैं, जो आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी शर्मिंदगी का, ठीक ठाक शर्मिंदगी का बायस बनती है, और दोबारा फिर आप को उठने नहीं देती, और दोबारा कभी आप कामयाब हो नहीं सकते। लिहाजा मैं तो यूथ को यही समझाता हूँ कि कभी भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल ना करें। अब शॉर्टकट में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, कराची में आप देखें तो शॉर्टकट के चक्कर में किसी मार्केट में चले जाएं तो काफ़ी फ्रॉडिये लोग बैठे होते हैं, लेकिन फ्रॉड की कोई उम्र नहीं है। वन टाइम फ्रॉड होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने उम्र है। 4 से 6 महीने के बाद फ्रॉड ने मरना होता है, और मरते मरते वो आपको भी नुमाया कर जाता है। तो दोबारा फिर वो चेहरा लेकर मार्केट में आप कारोबार नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते।
अच्छा सर, आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? जी अरीबा, अपनी कामयाबी का क्रेडिट सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई हाजी रियाज मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनको देना चाहूँगा। क्योंकि बिज़नेस के जो कंसेप्ट हैं वो मैंने अपने बड़े भाई से सीखे हैं। बिज़नेस तो खैर वो अलग करते थे, ट्रांसपोर्ट का था और नमक साल्ट का था, लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं बिज़नेस के, बहुत कुछ मैंने सीखा उनसे। उसके बाद अगर रियल एस्टेट की हम बात करते हैं तो इसमें क्रेडिट ऑफ कोर्स मेरे उस्तादों को जाता है, जिनमें राना इकबाल साहब मेन क्रेडिट उनका। उसके बाद आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर में शकीला, मेरी उस्ताद हैं, 2 साल मुझसे सीनियर इस फील्ड में, और काफ़ी रियल एस्टेट मैंने इनसे सीखा है। तो इन उस्तादों को क्रेडिट ऑफ कोर्स मैं दूंगा। और राना इकबाल साहब, मैं तो रियल एस्टेट में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गया, लेकिन वो रियल एस्टेट से निकल गए, कुछ और अलग बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जहाँ भी है अल्लाह ताला उनको खुश रखे, क्योंकि उस्ताद एक सीढ़ी होता है, ठीक है, उस सीढ़ी से मैं कामयाबी की तरफ चला गया, तो बस दुआ ही है उनके लिए। उसके बाद ये तो एक इस फील्ड में कामयाब एक हद तक हुआ था। मज़ीद जो मेन कामयाबी है उसमें टीम का बड़ा रोल होता है। तो टीम अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रांग और अच्छी मिली थी मुझे। अब स्टार्ट से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मिस आयशा थी, या कामरान का नाम इसमें बड़ा नुमाया है। कामरान ने बड़ा रोल अदा किया, एक मजबूत टीम मेंबर था, ठीक है, बल्कि आप कह लें कि एक स्टेट सेफ मार्केटिंग का पिलर था। उसके बाद फिर काफ़ी टीम हमारी साथ ज्वाइन रही, लेकिन इस वक्त प्रेजेंट भी हम देखें तो एक स्ट्रांग टीम अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते हैं स्टेट सेफ मार्केटिंग की, जिसमें आप देख लें आपका ब्रांच मैनेजर जुनैद और मिसबिया आ जाते हैं। फिर उसके नीचे जितनी भी टीम है, वामिक हो गया, शबाज हो गया, या आप डालमिया ब्रांच के भी स्टाफ को काउंट कर लेते हैं, सिराज वगैरह को, तो एक स्ट्रांग टीम है। तो आपको उस्ताद तो एक रास्ता दिखा देता है, एक मंजिल पे पहुंचा देता है, लेकिन उस पे कायम रहने के लिए आपकी टीम का स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये ख़ास करम है मुझ पे भी और स्टेट सेफ मार्केटिंग पे भी कि टीम हमारी बहुत मजबूत है। माशाल्लाह सर, टीम तो वाकई स्ट्रॉन्ग है। पनमा में भी टीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिर में आप लोगों को क्या नसीहत करना चाहेंगे? जी अरीबा, मैं लोगों को यही नसीहत करूँगा कि देखें, रियल एस्टेट जो है ना, ये कोई छोटा प्रोडक्ट नहीं है। इसमें आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगती है। इसमें ख़वातीन अपने जेवर बेच रही होती हैं, तब जाके एक प्लाट आप लोग वो भी इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद रहे होते हैं। लिहाजा इस मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्रॉडेंटल पहलू हैं, फ्रॉडेंटल लोग हैं, उनसे अवेयर रहें। कभी भी किसी के बहकावे में ना आए। सब्ज़ बाग लोग दिखाते हैं, लेकिन उन सब्ज़ बाग में आप नहीं आए। एक सिंपल सा मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। अगर आप एंड यूज़र हैं और कोई भी रियल एस्टेट वाला आपको कह रहा है कि ये प्लाट मुझसे आप ख़रीद लें, और 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में ये डबल प्रॉफिट के साथ या कुछ प्रॉफिट के साथ मैं आपका सेल करवा दूंगा, ख़ुद ले लूँगा, तो ये एक सब्ज़ बाग आपको दिखाया जा रहा है। आपने इस सब्ज़ बाग में कतई नहीं आना, क्योंकि जो एंड यूज़र होता है उसको प्लाट ख़रीद के कम से कम 2 से 3 साल तक होल्ड करना पड़ता है, तब जाके वो प्लाट प्रॉफिट देने के काबिल होता है। फिर उसके अलावा इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स का तरीक़ाकार ज़रा अलग होता है। इन्वेस्टर्स को फौरी रिटर्न मिलता है, लेकिन वो फौरी रिटर्न भी महीने 2 का नहीं होता, कम से कम 6 महीने से 1 साल तक इन्वेस्टर को भी वेट करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी ख्याल रखना है। और दूसरा, जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो उसका मशवरा अपने चाचे, मामे, ताए, कज़न के साथ, दोस्त के साथ नहीं करना, क्योंकि उनकी फील्ड रियल एस्टेट है ही नहीं, वो तो अलग कारोबार करते हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ है। या आपने हमेशा मशवरा लेना है, राय लेनी है एक अच्छी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी की, जैसा कि स्टेट सेफ मार्केटिंग एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी है। तो जब उसकी आप राय लेंगे और उसके रेफरेंस से आप प्लाट ख़रीदेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी किस्म का पछतावा या नुकसान नहीं होगा। सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।